परमेश्वर आपको आशीष दें। हम हैं रेमन मार्टिनेज और मार्लन हर्नांडेज। अच्छा, और आप जो बच्चों की सेवकाई के शिक्षक हैं, या आप एक सहायक हो सकते हैं। यदि आप बच्चों के क्षेत्र के किसी भी पहलू में सहयोगी हैं, या आप संडे स्कूल या बाइबल स्कूल के निदेशक हैं, तो ये कार्यशाला निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए एक बड़ी मदद और आशीष होगी। इसलिए हम पूरे जोश और सीखने की इच्छा के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा, यह शिक्षक को परेशानियों से बचाएगा। यह निराशा को दूर करने का प्रबंधन होने जा रहा है। यह थकान को दूर करने वाला है, लेकिन यह एक सुरक्षित और प्रभावी कक्षा को बढ़ावा देने वाला भी है। इसके अलावा यह शिक्षकों को प्रसन्न रहने में प्रोत्साहित करने वाला है, क्योंकि भावनाओं का एक सुखद उत्तेजना होने वाला है, और यह विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करने वाला भी है। यह बच्चों की सेवकाई का बढ़ोतरी भी करने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चे शिक्षकों के साथ चीजें बांटते हैं और वे उन्हें अपने माता पिता या किसी अन्य भाई बहनों के साथ बांट सकते हैं, जो उनके लिए खुशी की बात होगी। यह दूसरों को भी सेवकाई में आने के लिए प्रेरित करेगा। जब अन्य भाई बहन यह सुनते हैं कि परमेश्वर बच्चों के जीवन में क्या कर रहा है, तो यह अन्य भाइयों और बहनों को भी बच्चों की सेवकाई की दुनिया में प्रवेश करने और बच्चों की मंडली में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को भी परमेश्वर के भवन आने में खुशी मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी अनुभव जो शिक्षक उन्हें देने में सक्षम होंगे और उन्हें एक भी कक्षा न छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और वे हमेशा एक नया पाठ प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे। एक आनंददायक और अच्छी तरह से नियंत्रित कक्षा की कुंजी क्या है? समस्याओं को रोकें। समस्याओं को रोकने के लिए आपको उन सामग्रियों और पाठों के साथ तैयार रहना चाहिए जिन्हें आप उस समय के दौरान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी आपने योजना बनाई है। एक समय सारणी तैयार करें। ये अत्यधिक सिफारिश की जाती है कि आप बच्चों के साथ कक्षा में क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक लचीले समय सारणी का होना बहुत जरूरी है। बेशक आप गतिविधियों को अलग अलग करते हैं ताकि ये एक जैसा न लगे। सामग्री की योजना बनाएं और तैयारी करें। जिन विषयों को पढ़ाने जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक के लिए पर्याप्त तैयारी करना अच्छा है। यदि आप कोई खेल खेलने जा रहे हैं, यदि आप बच्चों के साथ अभिनय गाना गाने जा रहे हैं, तो आपको सीखे गए गीत और समय से पहले पूर्वाभ्यास किए गए कार्यों के साथ तैयार रहना होगा। इस तरह आप बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और वे आपके साथ की जाने वाली हर चीज का आनंद लेंगे। कहानी याद रखना। उस कहानी को पहले से जाने जो आप बताने जा रहे हैं। हर वक्त उनकी ओर ना देखें। आपके पास कक्षा के पीछे या कक्षा के किनारे पर कुछ नोट्स हो सकते हैं जिनका उपयोग आप सुझावों के रूप में कर सकते हैं। पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कक्षा में आप क्या देने जा रहे हैं इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। मेरा विश्वास कीजिए, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों पर नजर रखें। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना महत्वपूर्ण है? खैर, जब आप कक्षा को पढ़ा रहे होते हैं तो आपको यही करना होता है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के प्रति चौकस रहें। वे जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रति चौकस रहें, क्योंकि इस तरह आप बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि वे बोर हो रहे हैं, यदि आप देखते हैं कि बच्चे ध्यान लगाने से भटक रहे हैं, तो गतिविधि को थोड़ा बदल दें। इसे शांत तरीके से करें, इस तरह से कि उन्हें संदेह न हो कि आप नहीं जानते कि क्या करना है। लेकिन आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। घर पर ठीक से अभ्यास करें। इसकी भी अत्यधिक सिफारिश की जाती है कि आप अपने स्वयं के या उन लोगों के पाठ अनुभवों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें बच्चे जानते हैं, ताकि उन्हें इस बात की बेहतर समझ हो सके कि आप उन्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संडे स्कूल या छुट्टी के दिन में होने वाली बाइबल स्कूल में बच्चों की अलग अलग उम्र के लिए प्रत्येक पाठ तैयार किया जा सकता है। कक्षा को 3, 4 या 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना वैसा नहीं है जैसा कि 11, 12 और 13 वर्ष के बच्चों को कक्षा में पढ़ाना होता है। वातावरण और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शब्द को तैयार करना अच्छा है, ताकि इससे पूरी तरह से समझा जा सके। हम बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका एक बहुत ही विशेष लाभ होगा, और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे उपजाऊ मिट्टी हैं। यह सुनिश्चित करना आपके ऊपर है कि बीज ठीक से भूमि पर गिरे। क्या नियम होने से समस्याएं दूर होती हैं? बच्चे नियमों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, जब किसी नियम में सुधार किया जाता है तो कई बार उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए 4 या 5 अच्छी तरह से स्थापित नियमों का होना जरूरी है। इससे उन्हें शुरू से ही यह समझने में मदद मिलेगी कि कक्षा में प्रवेश करने के समय से किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बच्चे नियम क्यों तोड़ते हैं? आप इसे कैसे रोक सकते हैं? बच्चों में अक्सर ध्यान की कमी होती है। उन पर ध्यान देकर हम उन्हें यह महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे द्वारा पूरी तरह से हमारी नजर में हैं, ताकि वे इन नियमों का पालन करना जारी रख
रख सकें। ऐसा करने के लिए नियम सिखाएं। हम यह कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे कई उपकरण हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को अलग अलग तरीकों से सिखा सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि नियमों का पालन कैसे किया जाना चाहिए। यह एक चंचल तरीके से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए अभिनय के माध्यम से, लेकिन इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जो खेल की तरह हैं, लेकिन यह उनके लिए अर्थपूर्ण होगा। विद्यार्थियों को समय सारणी और योजनाओं के बारे में बताएं। जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं तो वे देखेंगे कि कक्षा आपके नियंत्रण में है और स्पष्ट कारणों से आपके पास एक योजना तैयार की गई है और आपके पास पालन करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस तरह वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको पता है कि आप क्या सिखाने जा रहे हैं। कौन से नियम आवश्यक है? नियम आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होने चाहिए। छोटे बच्चों को हर समय चीजों को याद दिलाने के लिए एक पोस्टर को देखने की जरूरत है, क्योंकि वह पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए ज्यादातर चित्रों का उपयोग करें। पोस्टर को बहुत ही दर्शनीय स्थान पर टांगे जहां वे अच्छे से उसे देख सके। वे इसे सप्ताह दर सप्ताह अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। बड़े बच्चे नियमों का पालन तब बेहतर ढंग से करते हैं जब वे उन पर शिक्षक द्वारा थोपे नहीं जाते। यदि छात्र एक साथ विचार करें कि वे अपने लिए कौन से नियम चाहते हैं, क्यों, जब वे जानते हैं कि उन्होंने उस नियम को बनाया है तो वे इसका पालन करते और इसे लागू करते हैं। उस उम्र में उनके साथियों की राय शिक्षक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम आपको कुछ नमूना नियमों के साथ एक PDF प्रदान करते हैं जिसे आप अपनी कक्षा के लिए प्रिंट कर सकते हैं, या आप हमारे द्वारा पहले ही बताए गए सुझावों के अनुसार अपना स्वयं का भी बना सकते हैं। कक्षा का माहौल। आइए हम ऐसे शिक्षक न बने जो मनमाने ढंग से नियम थोपने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों से संपर्क करने के तरीकों की तलाश करें ताकि दयालुता, सहानुभूति और अधिकार की सुरक्षा जो परमेश्वर ने हमें शिक्षकों के रूप में दी है, छोटों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होने के लिए हमेशा मौजूद है। परिणामों के चरण। एक बार जब नियम समझा दिए जाते हैं और बच्चे अचानक उनका पालन नहीं करना चाहते हैं, तो छोटों के उन कामों के परिणामों के चरण भी होने चाहिए। पहली बात, उनके जगहों को बदलना होगा। उसके बाद दंड के स्तर को ऊपर ले जाना होगा। उदाहरण के लिए उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी के साथ कहीं बिठाना, या यहाँ तक कि उनके माता पिता से बात करना और उन्हें अपने बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित करना। अंतिम चरण, जब नियम तोड़े जाते हैं तो बच्चों को जागरूकता में लाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, माता पिता को शामिल करना और उन्हें इस बात से अवगत कराना है कि बच्चे ने कब नियमों को तोड़ा है और आपने उस व्यवहार को कैसे ठीक करने का प्रयास किया है। याद रखें, आपको कक्षा के सभी बच्चों पर समान रूप से नियम लागू करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। कक्षा को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवाज का प्रयोग करें। शिक्षक की आवाज कक्षा को नियंत्रित करने और कुछ निश्चित बच्चों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो बच्चे अक्सर दिखाते हैं। ऊंची आवाज का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। धीरे से बोलना। कई बार जब कोई बच्चा अशांति का कारण होता है तो सबसे पहले उन्हें समझाने का तरीका उनके कान में धीरे से बोलना होता है। उन्हें उस नियम के बारे में बताना जिनका वे पालन नहीं कर रहे हैं, या कक्षा में प्रदर्शित व्यवहार को संशोधित करने के लिए आप क्या संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आवाज कम करें और कक्षा से एक प्रश्न पूछें। इस तरह इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता यह है कि जो लोग असहज हैं वे सीधे प्रश्न पूछे जाने से भयभीत महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप उस व्याकुलता को हतोत्साहित करेंगे और फिर वे ध्यान देंगे, या शायद वे छिपाने का ढोंग करेंगे ताकि वे वही न हो जिन पर सवाल निर्देशित किया गया है। उन संकेतों को खोजें जो आपकी कक्षा में सबसे अच्छा काम करता है। बोलचाल के संकेत। इस बिंदु पर आपको कक्षा के वातावरण को अपनी आवाज से नियंत्रित करना चाहिए। वातावरण कैसा है या बच्चों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार इसे संशोधित करना चाहिए। यह अच्छा है कि आप प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं। खरगोश के कान। ये वह संकेत है जहाँ आप अपनी उंगलियों को ऐसे उठाते हैं जैसे कि वे खरगोश के कान हो, और ये कक्षा के सभी बच्चों के लिए संकेत है कि आप जो कहने जा रहे हैं उस पर ध्यान दें। जब बच्चों में से कोई एक राय देना चाहता है या भाग लेना चाहता है तो उन्हें अपने उंगलियों को खरगोश के कान की तरह ऊपर उठाकर ऐसा करना चाहिए, तब आप उन पर ध्यान देंगे। हूँ हाँ सिग्नल। इस संकेत में जब आप हूँ हाँ शब्द कहते हैं तो बच्चों को खड़ा होना चाहिए या मुड़ना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए। ये कक्षा की एक लय को बदल देगा ताकि वे एक पल के लिए विचलित हो सके और उचित समय के लिए ध्यान देना जारी रख सके। ताली बजाने का संकेत। ताली बजाएं और बच्चों को रचनात्मक होने के लिए प्रेरित करने और आपके द्वारा निर्धारित ताल का पालन करने के लिए थोड़े समय के लिए एक गीत की लय का पालन करें। इस तरह आप बच्चों का ध्यान दूसरे लक्ष्य की ओर भटकाएंगे और फिर से उनका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। घंटी और रोशनी का संकेत। ये विशेष रूप से काम करता है यदि आप रात में पढ़ा रहे हैं। विचार यह है कि जब आप देखते हैं कि नियंत्रण की थोड़ी कमी है या ध्यान फिसल रहा है तो आप प्रकाश बंद कर देते हैं और घंटी की आवाज के साथ आप बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है जब तक आप लाइट बंद करने के बाद अपनी कक्षा में वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, पाठ को ठीक से याद करने और सही बातों का लेख रखने से ये पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सीटों के माध्यम से कक्षा को कैसे नियंत्रित करें।
दरियों पर बैठे बच्चों को नियमित रूप से, छोटे बच्चों को फर्श पर बैठने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि आप उन्हें दरिया या तकिए या कुछ कपड़े या कुछ ऐसा प्रदान कर सकें जो उन्हें अधिक आरामदायक महसूस करा सके। आप एक रंग या आकार को भी चुन सकते हैं जो वे अपने दरियों के लिए चाहते हैं। हो सकता है कि एक मंडली या जो कुछ भी आपको सुविधाजनक लगे या आपके पास जो कुछ भी हो, ताकि आप उन्हें वो प्रदान कर सकें और वे कक्षा में ही आराम पा सकें। तिरपाल लगाकर बैठे विद्यार्थियों के बैठने के लिए तार भी बहुत उपयोगी उपकरण होते हैं। इसका उपयोग बैठने के लिए भी किया जा सकता है, शायद कक्षा के बाहर उन्हें थोड़ी हवा देने के लिए, ताकि वे सहज महसूस कर सकें और कक्षा के अंदर में ही सीमित न रहें। यह पर्यावरण के साथ बातचीत करने के तरीके के रूप में और अधिक किया जाता है। कैसे बैठना है? छोटों पर ध्यान देने में सक्षम होना भी एक शिक्षक की प्राथमिकता है, ताकि वे अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ सकें या कभी कभी उन्हें समय समय पर खड़े होने की अनुमति दे सकें, लेकिन हमेशा उनके लिए सहज होने का रास्ता तलाशें। वे जिस भी तरीके से बैठना चाहते हैं उन्हें बैठने दें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अच्छा, आपको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको नियम स्थापित करने होंगे। और क्या भाई मालन? पाठों के वर्ग में आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं इसके बारे में स्पष्ट होना अच्छा है। इसकी ठीक से योजना बनाएं और इसके अनुसार एक समय सारणी भी बनाएं। इस महान कार्यशाला में आने वाले प्रत्येक भाग के अलावा जिसे आप लागू करने में सक्षम होने जा रहे हैं, और अगर आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। बेशक हर चीज के लिए काम की जरूरत होती है और ये एक प्रक्रिया है। हम एक लिंक छोड़ने जा रहे हैं ताकि आप भी बातें देख सके और इस बारे में अधिक जान सके कि हम इस सेवकाई में क्या काम कर रहे हैं। तो वो आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।